हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी जा रही छुट्टियाँ? सेम ब्रो सेम। मैं भी सो के गुजार रहा हूँ सारी छुट्टियों में, इसलिए हम क्लास भी छोटी रखेंगे, ज़्यादा सोएंगे। हमने शुरू करना है इससे ना। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? डायनेमिक्स के अंदर ही मैंने पढ़ाया था, इसी के अंदर है। मेरे मजे की बात, मेरे अंदर फोर्सेस वाला चैप्टर भी इसी के अंदर ही डाला हुआ है, डायनेमिक्स के अंदर ही डाला हुआ है। ये पासवर्ड अपना याद नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जिससे खुल जाए। खुल गया, लेट्स गो। हाँ जी, यही सही पढ़ते हैं। रेस्टिट्यूशन तक हमने किया था, उनके ये यही आता है। यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे फोर्सेस द फॉलोइंग बॉडी से आगे लेके यहाँ तक। दिस इज ऑल फोर्सेस का चैप्टर ठीक हो गया। अभी कराते हैं इसको हम आपको। आधा आज करेंगे, आधा कल। इज दैट फाइन? क्लास इस तरह जल्दी भी हो जाएगी ना। पेपर कैसे हुए भाई? हम्म। क्यों? चलो नहीं पूछूंगा। सीआईएस का रिजल्ट पूछूंगा। इंशाल्लाह 3 इयर्स, 3 इयर्स आएंगे। तो लोगों में से किसी ने ग्रेस एनाटॉमी देखा है? यार मैं उस पे इतना हुक हुआ हुआ ना आजकल। नहीं, वो नहीं, अभी तक मैंने देखा। मैंने सबसे पहले वो देखा था, द गुड डॉक्टर। लेकिन वो असल में गुड था, लेकिन जो ग्रेस एनाटॉमी है ना यार, उसकी अपनी वाइब है। ग्रेस एनाटॉमी देखो, मैं आजकल ना सारे एडिट्स भी उसके देख रहा हूँ। इतना मजा आता है ना, उसके एडिट्स में ज्यादा मजा आता है इंस्टा पे एडिट्स देखने के उसके। बहुत जबरदस्त सीजन है।
अभी करते हैं, 1 मिनट और बस। ग्रेज एनाटॉमी की वजह से कुछ ज्यादा ही हो गया हूँ। मेडिकल में अगर आपका पैशन हो ना, बहुत मजा आता है। हाँ, शोज तो बहुत अच्छे हैं भाई, शोज नो डाउट आउट क्लास। वही मैंने देखा। मैं ग्रेज एनाटॉमी की कोई 22 सीजन है, वो खत्म होंगे तो फिर कुछ करूंगा। ठीक है, हाउस देखूंगा इसके बाद, डन डन। हम्म, बस 1 मिनट दो मुझे। अच्छा जी, आ जाओ। वेयर शुड वी स्टार्ट विद? सिचुएशन कर लिया था। फोर्सेस ऑन द फॉलिंग बॉडी, यहाँ से करेंगे। देख, बस ये ब्लोअर बंद करने का बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा जी। यार, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने 3 लॉज पढ़े हैं न्यूटन के, ठीक है, और हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। ये तो पता ना कि अभी हमने रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ पढ़ी है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये डेल्टा एफ कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, ये बॉडी है, यहाँ 400 न्यूटन लग रही है, यहाँ 300 लग रही है। डेल्टा एफ क्या होगी? 100। तो आप यहाँ पे 300 या 400 नहीं डालोगे, आप यहाँ पे डालोगे 100। 100 इज इक्वल टू एम ए। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी ना कि रिजल्टेंट फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन। हम्म। अच्छा जी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग बॉडी। अच्छा, एक चीज अगर जमीन आसमान से नीचे गिर रही है, ठीक है, उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? अर्थ की ग्रेविटी जो है, ये अर्थ है, ठीक है, सेंटर में एक चीज है। आप जब छलांग मारते हो अर्थ पे, तो आप ऊपर जाके वापस नीचे जमीन पे गिर जाते हो ना। इट मीन्स कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो जमीन की तरफ आपको खींच रही है। जो फोर्स आपको जमीन की तरफ खींच रही है ना, वो अर्थ के सेंटर से निकलती है, और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? The force of gravity, a force exerted due to gravity,
इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, विच इज योर वेट। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने पढ़ाया कि F इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इक्वल टू एम, इसी तरह जो W होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो अगर कोई कहे ना कि यार मेरा, आपको कि यार आपने वेट स्केल पे खड़े और आपने कहा यार मेरा वेट 60 kg है, दैट इज कंप्लीटली एंड अटरली रॉन्ग। आपका मैस 60 kg है, और ये मैस आप अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, सैटर्न पे जाओ, ये सेम रहेगा। लेकिन वेट के अंदर दो चीजें एक होती हैं, एक मैस और एक ग्रेविटी। ये जो होती है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, और ये अर्थ की है 9.81। और बेसिकली ये जो अगर अर्थ है और ये मून है, ये सेंटर जो नहीं है, ये सेंटर इसके अराउंड जो भी बॉडी होगी उसको अर्थ की तरफ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पुल करेगा। मगर जो ये मून का सेंटर है, ये यहाँ पे कम से 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पुल करेगा। तो इन दो का वेट क्या यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा? अब मुझे बताओ, यहाँ पे या यहाँ पे वेट सेम होना चाहिए या नहीं? हेलो। इनका क्या वेट इस वाली सफेयर पे और इस वाली सफेयर पे सेम होगा? इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81, इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1.6। नो, क्यों नहीं होगा? इनकी ये जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अगर मैथ सेम है, जी तो डिफरेंट है ना, इसकी जी 1.6 है, इसकी जी 9.81 है, जिसकी जी ज्यादा होगी उसके ऊपर वेट भी ज्यादा होगा। तो अगर आपका मैस 60 kg है, तो अर्थ पे आपका वेट कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 600 न्यूटन। लेकिन आपका वेट मैस मून पे कितना होगा? वो भी 60 kg होगा। लेकिन आपका वेट मून पे कितना होगा? अराउंड 100 न्यूटन होगा। समझ आया? ये 120 न्यूटन होगा। बात क्लियर हुई? क्यों? अच्छा, कोई भी चीज ऊपर से ना नीचे गिर रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर याद रखो एक फोर्स नीचे लग रही है हमेशा, दैट विल बी द वेट। और ये वेट हमेशा अर्थ की फील्ड के अंदर कांस्टेंट होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? कि अगर आप फ्री फॉल कर रहे हो 1000 मीटर से, या फ्री फॉल कर रहे हो 100 मीटर से, ठीक है, या फ्री फॉल कर रहे हो 10 मीटर से, आपका वेट हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो एक डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगेगी। यहां तक बात सही क्लियर हुई? ठीक है। मगर एक वायर है, ठीक है, याद रखो एक वायर के ऊपर जहां पर वायर जुड़ी होती है, ठीक है, जहां पर वायर जुड़ी होती है उस तरफ हमेशा एक टेंशन फोर्स लग रही होती है। फर्स्ट करो ये एक पानी है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये पानी है, और यहां से आपने वायर जोड़ी हुई है इससे ऊपर, और यहाँ पे आपने एक ग्लोब लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो टेंशन होगी ना, वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायर यहां से जुड़ी हुई है। बात क्लियर हुई? सही। अच्छा, अब एक चीज होती है फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होता है? एयर प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों को मिला के फ्लूइड बोलते हैं, या ये या ये या इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। उसके अंदर ना दो फोर्सेस लगती हैं, विच आर अपथ्रस्ट एंड विशस ड्रैग फोर्स। ये जो नहीं होती, ये अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट किस अपथ्रस्ट होती है? बेसिकली कांस्टेंट। अगर आप पूरी बॉडी में सबमर्ज्ड हो, मैंने आपको पहले भी बात ही समझाई थी एक क्लास के अंदर, अगर एक बॉडी है उसमें इतना बॉल सबमर्ज्ड है, और अगर एक बॉडी है उसमें इतनी बॉल सबमर्ज्ड है, तो इसके अंदर अपथ्रस्ट ज्यादा होगी, ठीक है, और इसमें अपथ्रस्ट कम होगी। मगर एक है जिसमें बॉल पहले तो इधर पड़ी थी ना, अब बॉल इधर आ गई है, तो इसमें जो अपथ्रस्ट होगी वो इस वाले के इक्वल होगी। यहां तक याद है? मैंने पढ़ाया था। और जो अपथ्रस्ट होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पी इंटू डेल्टा ए। ये जो बॉल का एरिया नहीं होगा ये, प्लस जो प्रेशर ये प्रोवाइड कर रहा होगा पानी, इन दोनों के प्रोडक्ट से अपथ्रस्ट बनती है। तो इसका जो एक्चुअली जाके फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है रो वी जी। ये मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि ड्राइव कैसे होता है, आप वो दोबारा जाके क्लास देख लेना, रिकॉर्डिंग उसकी, सही है ना। इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई?
मैंने काफ़ी सारी फोर्सेस पहले करा दी थी काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स पढ़ते हुए क्योंकि ये लिंक्ड होती हैं। बीच में कराता रहा हूँ साथ-साथ। अब तक क्लियर हुई? अच्छा, क्विक रिवीजन मुझे ज़रा आप लोगों का क्विक ये टेस्ट है, मैंने आपको बताया था विस्कस ड्रैग फोर्स एक होती है, ये भी फ्लूइड के ऊपर लगती है। अच्छा बल्कि नहीं, अब तो टेस्ट हो नहीं सकता, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। जो विस्कस ड्रैग फोर्स होती है ना, इट वेरीज़ विद स्पीड, ठीक है? अगर एक चीज़ है वो अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फॉल कर रही है और एक चीज़ है वो अर्थ के ऊपर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से फॉल कर रही है, ये वाली जो बॉल होगी ना, इसके ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स नहीं है कि वो ज़्यादा लग रही होगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स होती है। अगर एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में जब पैराशूटिस्ट गिरता है नीचे, मैंने आपको ये बताया था ना कि शुरू में तो फर्स्ट करो 0 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है, एक्सेलरेशन 9.81 होती है। लेकिन जब उसकी स्पीड यहाँ पर फर्स्ट करो 200 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मैंने आपको ये बात भी बताया था कि इसकी नीचे वाली एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाती है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्यों होती है? ऊपर की तरफ विस्कस ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट करो ये एक बॉडी है नीचे आ रही है, इसके नीचे की तरफ वेट आ रहा होता है। इनिशियली ये मैंने आपको सारा बताया था जब पैराशूटिस्ट गिरा था, याद है ना? इनिशियली जो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से गिरती है, ठीक है? क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है। लेकिन जब ये यहाँ पर जाती है, फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स के बाद, यहाँ पे वेट लगता है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगती है। ड्रैग फोर्स क्यों लगती है? ड्यू टू स्पीड। ठीक है? क्यों? अगर एक चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, ज़ाहिर है उसकी स्पीड तो बढ़ेगी ना। एक्सेलरेशन इसकी 9.81 की एक्सेलरेशन की वजह से। जो उसकी स्पीड बढ़ेगी वो ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स कॉज़ करेगी, ठीक है? शुरू में कोई ऊपर ड्रैग फोर्स नहीं थी क्योंकि ये बॉल रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे ही इस बॉल ने नीचे गिरना शुरू किया अर्थ की सरफेस के ऊपर, स्पीड इंक्रीज़ हुई। स्पीड क्यों इंक्रीज़ हुई? इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इंक्रीज़ हुई। स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ? ऊपर की तरफ विशेष ड्रैग फोर्स आना शुरू हो गई। जब ऊपर की तरफ विशेष ड्रैग फोर्स आना शुरू हो गई, अब 2 तरफ फोर्सेस हैं, तो रिजल्टेंट क्रिएट होना हो जाएगी शुरू हो जाएगी व्हिच विल बी W माइनस FV, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? डेल्टा F कम हो जाएगी। पहले डेल्टा F कितनी थी? वेट के बराबर थी, देखो सिर्फ एक फोर्स लग रही है। मगर अब ये ऊपर भी जा रही है। ये देखो फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन थी। यहाँ पे 10 माइनस 0 तो 10 ही होगी ना डेल्टा F। मगर यहाँ पे ऊपर 3 न्यूटन है, तो 10 माइनस 3 7 न्यूटन हो गई ना, तो डेल्टा F कम हो जाएगी। जब डेल्टा F कम होती है, मास कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कम हो जाती है, तो ये पहले अगर 9.81 थी, ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। बात क्लियर हुई या दोबारा समझाऊँ? मुझे कोई मसला नहीं है फिर समझाने में, आराम से समझा दूँगा। सही है। तो बेसिकली पहले अगर एक बॉल नीचे से नीचे ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है? उसके ऊपर डेल्टा F क्या होती है? वेट के बराबर होती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये सिर्फ वेट लग रहा है व्हिच इज़ ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है? मगर फिर जब बॉल नीचे गिरना शुरू हुई, फॉर एग्जांपल आफ्टर 100 मीटर्स, ठीक है? क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज़ हुई। ये आपको मार्किंग पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है? उस 3 नंबर के सवाल के लिए आपने क्या लिखना है? लिखोगे स्पीड इंक्रीज़ हुई। स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ? ये बॉल थी पहले वेट था, ऊपर विशेष ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो गई। तो डेल्टा F क्या होगी? वेट माइनस विशेष ड्रैग फोर्स, तो ये 10 थी, अब फर्स्ट करो ये 3 लगी थी, तो 10 माइनस 3 7 न्यूटन, तो क्या हुआ? डेल्टा F कम होगी। स्पीड इंक्रीज़ हुई, आप लिखोगे विशेष ड्रैग फोर्स इंक्रीज, ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? इसके बाद आप देखोगे इसकी वजह से डेल्टा एफ डिक्रीज, डेल्टा एफ डिक्रीज, इसकी वजह से क्या हुआ? एक्सेलरेशन डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, ये आपने बताना था। ये आपको 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक हो गया? सही है। अच्छा, ये देखो, अ पिक्चर ऑन अ वॉल इज सपोर्टेड बाय अ वायर लूप्ड ओवर अ नेल। ये वायर है, ठीक है? ये वायर है, ये नेल के ऊपर यूं लग के आगे जा रही है, ठीक है? द मास ऑफ द पिक्चर इज 4.2 केजी। व्हाट इज द टेंशन इन द सपोर्टिंग वायर? टेंशन। अच्छा मुझे बताओ, जो 4.2 केजी है, इसको अगर हम वेट में कन्वर्ट करें, तो ये कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू 9.81 हो जाएगा ना? है ना? इट मीन्स के 4.2 इंटू 9.81 यहाँ पे वेट लग रहा है। ठीक हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर हम इसको रिज़ॉल्व करें, तो ये क्या हो गया कि t cos 25। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये भी t cos 25। ये वाली क्या होगी? ये t sin 25, है ना? तो ये वाली भी t sin 25। तो अगर हम यहाँ पे टोटल निकालें, तो यहाँ पे तो 2t sin 25 नहीं है, ऐसी बात है ना? एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, राइट? और चूंकि ये वाली जो वो है,
पिक्चर है, ये ना नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही है, इक्विलिब्रियम के अंदर है ना, हम ये कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है ना। तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2t sin 25 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 9.81, इस तरह आप t की वैल्यू निकालोगे। अब समझ आए ये सवाल कैसे करने होते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, ये आगे ड्रैग फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा, A mass of 5 kg is released from rest on a frictionless surface, ठीक है, इस पे चीजें नोट डाउन किया करो। mass of 5 kg from rest इसका मतलब है कि u is equals to 0 from a frictionless surface का मतलब है कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट लग रहा होगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। inclined at surface 30 degree to the horizontal, it is named how far does the mass travel in a time of 0.82 second, how far, ठीक है, how far, how far does the mass travel in a time of 0.82 second, क्या मांग रहा है, s मांग रहा है। सबसे पहले तो आप लिखो स्टूवा, ठीक हो गया। स्टूवा के अंदर u क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। v हमें नहीं पता, a एग्जैक्ट a हमें नहीं पता, मैं बताता हूं कैसे नहीं पता। s हमें वो कह रहा है कि निकालो, और t क्या है, t है हमारा 0.80 सेकेंड्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको इन 5 में से कोई भी 3 पता हो तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। अभी हमें कितने पता है, 2, इसका मतलब है कि हमें a चाहिए, ये बताइए, अब हमें या v चाहिए या a चाहिए। अब v निकालना बहुत मुश्किल है, a हम निकाल सकते हैं, a कैसे निकाल सकते हैं। अब मुझे मेरी बात सुनो, ये जब भी 30 डिग्री होगा ना, याद रख लो, ठीक है, हमेशा वेट तो नीचे लगता है ना, यहां तक बात ले रही, वेट हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। मगर जो वेट की ये वाली जगह होगी ना, जो इसके स्लोप के साथ है, ये हमेशा हो जाएगी w cos थीटा, सही है। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, जो नीचे की तरफ लग रहा होगा गिराने के लिए, ये हमारा हमेशा होगा w sin थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रही ना, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू वेट। बात क्लियर हुई। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये एम ए की इक्वल होता है, ये किसके होता है, ये एम जी के होता है। मगर ये वाला हम एम जी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डब्बा तो इस तरफ गिर रहा है ना, डब्बा यहां तो नहीं गिर रहा, राइट, डब्बा इस तरफ नहीं गिर रहा, डब्बा इस तरफ गिर रहा है, राइट। तो हम इसको लेंगे एम जी साइन थीटा, ठीक हो गया। साइन थीटा कितना, साइन 30, ठीक हो गया। अब m और m कैंसिल हो गया, तो a हमारे पास कितना हो गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन 30, तो a कितना हो गया, 9.81 इंटू साइन 30। तो जो हमने यहाँ स्टूवा लिखा था ना, इसमें ये हमारा आता है 0.80, ये हमारा आता है 0, ये हमें नहीं पता, ये हमने निकालना है। और ये हमारे पास a कितना होगा, a विल बी 9.81 इंटू साइन 30, ठीक हो गया। इंटू साइन 30 करना जरूरी है। तो अब हम कह रहे हैं हाउ फार, अब हमें v नहीं पता, v नहीं पता, हम कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, हम लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें v नहीं आता, ठीक है। अब u कितना था, 0, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। a की जगह आप क्या पुट करोगे, 9.81 इंटू साइन 30, और t की जगह आप पुट करोगे 0.80, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। परफेक्ट। देखो मैंने ये नोट्स के लिए लिख भी दिए, फॉर अ फ्रिक्शनलेस स्लोप वैल्यू ऑफ ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू जी साइन थीटा, ये याद करने के लिए, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस स्लोप ऑलवेज यूज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इफ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड फोर्स इज ऑलवेज डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है, मैंने वैसे समझाने के लिए लिख दिए। डेंसिटी कितने थे पेजेस में देखने दो, ए 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हमने कितने किए हैं, हमने किए हैं एक, एक ही किया है, 2 3 4 5, ठीक है। स्टेबिलिटी तक आज हम करेंगे
क्योंकि ये ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल कराऊंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, ये हम कल करेंगे। ये देखो मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। आज हम स्टेबिलिटी तक कोर्स खत्म करते हैं जरा। अच्छा, डेंसिटी। डेंसिटी यार वो ओ लेवल वाली है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओ लेवल वाली तो याद ना, डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, ये वही जो मैंने ऊपर फोर्सेस आपको पढ़ाई नहीं है, वेट, अपथ्रस्ट, ये सारी वही चीजें, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। पहले बस ये हम कर लेते हैं, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक बीकर के अंदर यहाँ पड़ा है, फिर एक बीकर के अंदर वो यहाँ पड़ा है, ठीक है। एक पहले इधर था, अब इधर पड़ा है। तो इसके दरमियान प्रेशर डिफरेंस तो आएगा ना, हाइट की वजह से। P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस तो आएगा ना। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना, डेल्टा पी इंटू एरिया, उसको हम अपथ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। वो जिसको अगर आप सॉल्व करो ना, प्रेशर इंटू एरिया है ना, डेल्टा पी इंटू ए कितना होता है? रो जी ए डेल्टा एच इंटू ए। अब मुझे क्या बताओ, ए इंटू डेल्टा एच क्या होता है? वी। तो रो जी वी, ठीक है। ये डेरिवेशन है इसकी। इंक्रीजेस लीनियरली व्हेन गोइंग डाउन इनटू लिक्विड एंड देन बिकम्स कांस्टेंट फुली सबमर्ज्ड। अच्छा, इसका ना ग्राफ आता है, कि जो आपका ये ग्राफ आता है अपथ्रस्ट एंड हाइट का, ठीक है। मुझे बात बताओ, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या चेंज हो रहा है? हाइट, डेल्टा एच चेंज हो रही है ना। तो अगर हियर ये कांस्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, राइट, डेल्टा एच। जब किसी के दरमियान भी लीनियर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है ना, उसका हमेशा ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। तो क्या होगा कि अपथ्रस्ट विल इंक्रीज लीनियरली एज हाइट इंक्रीजेस, ठीक है। बट मैंने आपको ये बात भी बताई थी, जब कोई चीज फुली सबमर्ज्ड हो जाए, उसमें अगर आप और नीचे जाते हो, ठीक है, तो अपथ्रस्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक नंबर का आ जाता है। समझ आया? सही है। अच्छा, डेंसिटी वही है, डेंसिटी और मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या है? इनवर्स रिलेशन है, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इसका ये वाला ग्राफ बनाओगे तो ये इनवर्स इनवर्स का इनवर्स ग्राफ बनेगा। और अगर आप इसको 1/v के साथ बनाओगे तो यहाँ पे कोई डेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज हो ना, किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम एज्यूम करते हैं कि अगर वॉल्यूम जीरो तो डेंसिटी जीरो, लेकिन कभी कोई चीज एक्चुअली जीरो डेंसिटी पे पहुंच नहीं सकती, क्योंकि हर चीज का थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जरूर होता है, ठीक है। एक आइडियल गैस का नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई गैस भी नहीं है जो आइडियल हो, इसलिए एट द एंड किसी चीज का वॉल्यूम जीरो नहीं होता, किसी चीज की डेंसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप इसका 1/v के साथ बनाओगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ बनेगा। और एक बात और, वो ये है कि डेंसिटी हमेशा हर चीज की एक कांस्टेंट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक है एल्यूमिनियम, ठीक है। मैं एल्यूमिनियम का इतना बड़ा क्यूब लेता हूँ, या मैं एल्यूमिनियम का एक कॉइन लेता हूँ, याद रखना कि डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। कि हमने ओ लेवल में पढ़ा था, याद है ना? डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। सही है। परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। क्वेश्चंस हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली डेंसिटी के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड।
यार डेंसिटी के ना कुछ पेट क्वेश्चंस है, उनमें से एक ही है। अच्छा जी, देखो एक क्वेश्चन है, लिक्विड ऑफ मास m, ठीक है, एक लिक्विड है उसका मास m है एंड डेंसिटी रो है। एक और लिक्विड है उसका सेम मास है m, लेकिन डेंसिटी क्या है 2 रो है। दोनों को आपने मिक्स कर दिया, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। मुझे एक बात बताओ पहले, एक ये है ठीक है, इसका वॉल्यूम है v, दूसरे का भी वॉल्यूम है v, इसको अगर मैं कहूँ v1, इसको कहूँ मैं v2, अगर आप इसको इसके अंदर डाल दो तो ये v1 प्लस v2 हो जाएगा ना। यहाँ तक बात क्लियर है? वॉल्यूम दोनों का ऐड होगा तो v1 प्लस v2 हो जाएगा ना। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में मिक्स करूँ तो टोटल वॉल्यूम प्लस हो जाएगा ना, कि इस वाली डेंसिटी का वॉल्यूम, इस वाली डेंसिटी का वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, पहले पहले वाली का वॉल्यूम निकाल लिया, v1 इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, v2 इज इक्वल टू मास ओवर 2 डेंसिटी। अब मिक्स किया तो जाहिर है दोनों का वॉल्यूम ऐड हो गया, तो मास ओवर डेंसिटी प्लस मास ओवर 2 डेंसिटी। मैंने इनको सॉल्व किया, 2m ओवर 2 रो प्लस m ओवर रो, ठीक है। 3m ओवर 2 रो आंसर आ रहा था, ठीक है। अब 3m ओवर 2 रो ये क्या है? टोटल वॉल्यूम है, टोटल v है, ठीक है, टोटल v। उसने हमें क्या कहा, फाइनल टोटल डेंसिटी निकालो, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम की जगह मैंने ये पुट किया, ठीक है। तो 2m डिवाइडेड बाय 3m ओवर 2 रो, इनको मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया 4 ओवर 3 रो वाज द एक्चुअल टोटल डेंसिटी जो मिक्स हो गई। अब समझ आया सॉल्व कैसे करते हैं? इसी तरह एक और सवाल ये वाला आता है, ये बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है। इन अ जग 3 ऑयल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स्ड, ठीक है। डिफरेंट डेंसिटी के 3 ऑयल, एक के अंदर है 1200 kg ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी दिस, 1500 kg ऑफ डेंसिटी दिस, 4000 kg ऑफ डेंसिटी दिस। अब इसमें भी देखो 3 डिफरेंट ऑयल्स हैं, ये एक मेरे पास ऑयल है, ये एक मेरे पास ऑयल है, ये एक मेरे पास ऑयल है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। इनको अगर मैं एक बड़े कंटेनर में इकट्ठे मिक्स कर रहा हूं तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, राइट। टोटल डेंसिटी निकालनी है, तो सम ऑफ मैसेज ओवर सम ऑफ डेंसिटी भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ दो तरीके हैं। पहला होता है आप V1 इस तरह निकालो, हाँ बल्कि आपने ऐसे ही करना, पहले पहले आप V1 फाइंड करोगे, ठीक है। V1 पहले वाले की निकाली इसकी, फिर आपने V2 निकाली इसकी, फिर आपने V3 निकाली इसकी, ठीक है। फिर टोटल डेंसिटी, टोटल डेंसिटी क्या होती है? सम ऑफ मैसेज ओवर सम ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि इसका मैस भी तो था ना कुछ, और इसका मैस भी था, और इसका मैस भी था। तो आपने जब ये मैसेज को ऐड में एंड किया है, ऐड किया है, और इनके वॉल्यूम्स को भी आपने ऐड किया, तो डेंसिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए m1 प्लस m2 प्लस m3 ओवर v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक हो गया। तो इस तरह हम इन तीनों के मैसेज को भी ऐड करेंगे, नीचे की डेंसिटीज को भी ऐड करेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट डेंसिटी आ जाएगी। बात क्लियर हुई? ठीक। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यार एक चीज हमने ना ओ लेवल में पढ़ी थी कि अगर कोई चीज ये पिवट है, ठीक है, इस पिवट से यहाँ कोई फोर्स, में यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और इसको सर्कल में घुमा रहा हूँ, तो ये जो फोर्स होगी और इसका डिस्टेंस फ्रॉम पिवट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, उसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम बोलते हैं मोमेंट, ये याद है ना, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पिवट है और अगर मैं इसको यहाँ पे यूं फोर्स लगाऊं तो ये इसको यहाँ मूव करेगी, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको यहाँ पे फोर्स होगी ना, इसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, जो प्रोवाइड करते हैं, जो मोमेंट होता है, ठीक है। मगर फर्स्ट करो कि कोई फोर्स यूं एंगल पे लग रही है, ठीक है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मगर मुझे एक बात बताओ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पिवट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पिवट, मतलब ये वाली फोर्स, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? थीटा बनना चाहिए। तो ये किसकी इक्वल है? ये इसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पिवट होती है ना, उसका बेसिकली होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू डी। तो आपका मोमेंट आ जाएगा, सही हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको पहले ही आता है, P इक्वल टू एफ ओवर ए, P इक्वल टू रो जी एच। ये आपका होता है फॉर सॉलिड्स। याद रखो, याद रखो, कभी कभी सॉलिड्स को सवाल दे देते हैं कि
सॉलिड सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, या ये मार्बल आप गिरा रहे हो, आप समझते हो कि इसमें डेल्टा एच आ रहा है तो हम ये वाला पुट करेंगे, ये वाला नहीं पुट करना। दिस इज फॉर फ्लूइड्स ओनली, ओनली। आपने सवाल इससे सॉल्व करना होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए से, इस मार्बल का। आपको फिर अपथ्रस्ट और फोर्सेस ये लगानी पड़ेंगी कहीं ना कहीं डेल्टा एफ निकालने के लिए और प्रेशर निकालने के लिए, वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सही हो गया? ठीक है, एफ डी साइन थीटा। हाँ अच्छा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कोई चीजों की कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर भी एफ लग रही है, नीचे भी एफ लग रही है। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक रोप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जाइना आप इसको यहाँ पे एफ से खींची और रोशान आप इसको यहाँ पे एफ से खींची, जब दोनों सेम फोर्सेस लग रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसके ऊपर तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही ना, क्योंकि एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो किसी की तरफ भी नहीं खींची जाएगी, ये तो बीच में ही पड़ी रहेगी। तो जब कोई चीज बीच में रहेगी, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, वो कहीं ट्रैवल नहीं करी, उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स की रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना, उस एक वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, और दूसरा सम ऑफ ऑल टॉर्क्स। फर्ज करो ये एक दरवाजा है, ठीक है, जाइना आप इसको उस दरवाजे को उस तरफ खींच रही हो फिर 10 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और रोशान आप इस दरवाजे को इस तरफ खींच रहे हो 10 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है। अब ये दरवाजा तो ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि आप दोनों सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट से खींच रहे हो इसको एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इसमें भी क्योंकि आपका रिजल्टेंट जो मोमेंट है वो जीरो है, तो कोई चीज इक्विलिब्रियम की जरूरत है। दो कंडीशन क्या होती है, एक तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो, दूसरा रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। सही है? इसके जो एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम के वर्ड्स होते हैं वो होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो अबाउट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा होता है, और रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू जीरो अबाउट अ पिवट, ये भी उन्होंने यूं करके ब्रैकेट में लिखा होता है, और इसका एक बी वन नंबर होता है और इसका बी वन नंबर होता है। सही हो गया? एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वो होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही है? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, ये एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक बार, इसमें मैं मोमेंट लगा रहा हूँ इस तरफ, ये कौन सा मोमेंट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें मोमेंट लगा रहा हूँ इस तरफ, ये इस तरफ हो गया क्लॉकवाइज। याद रखो बेशक ये यहाँ पे अनइवन हो या इक्विलिब्रियम के अंदर हो, हमेशा जो क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वो क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। मगर अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में नहीं है और वो इस तरफ खींची जा रही है, तो क्लॉकवाइज इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आई? अगर ये चीज इस तरफ रोटेट हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज इज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज, ठीक है। मगर अगर वो चीज इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इस पे मैथ्स रख दूं, इस पे मैथ्स रख दूं इस तरफ, इसमें मैथ्स रख दूं, इससे मैथ्स रख दूं इस तरफ, जो इस मैथ्स का मोमेंट होगा प्लस इस मैथ्स का मोमेंट होगा, वो इक्वल होगा इस मैथ्स के मोमेंट के प्लस इस मैथ्स के मोमेंट के। ये हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, इसमें नई चीज नहीं है। सही हो गया? अच्छा जी, एक और चीज, ये देखो हमने पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। अब आप देखिए प्रेशर का रो जी एच का फॉर्मूला निकला कहाँ से, ठीक है तो दोनों प्रेशर ड्राइव भी तो करना आना चाहिए ना। यहाँ आएगा दो तीन नंबर का आ जाता है, ठीक है ठीक है। शुरू हमने करना है प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो फोर्स इक्वल टू एम जी, फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू एम जी, है ना। तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू वेट ओवर एरिया। वेट क्या होता है, एम जी होता है, तो एम जी ओवर एरिया। ठीक हो गया? अच्छा अब मुझे बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं मैथ निकालूं, मैथ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये m को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं रो v को, ठीक है, तो वैसे भी लिख सकता हूँ ना रो वी जी ओवर ए, है ना। अब v को आपको मैंने बताया था कि एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि रो ए एच ओवर ए जी, तो ए से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, रो जी एच। समझ आ गया? ये दोबारा समझाऊं स्लोली स्लोली, इसको हम खुद भी कर सकते हैं। ये देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक लाइन लगाओगे, आप लिखोगे डेल्टा एफ इज इक्वल टू जीरो, हेंस डेल्टा एफ इज इक्वल टू वेट, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रेशर इज इक्वल टू वेट ओवर एरिया। अब यहाँ पे एक और लाइन लगाओ, आप लिखो एज वेट इज इक्वल टू एम जी, इसको आप पुट कर दो इधर, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू एम जी ओवर एरिया। अच्छा अब आप लिखोगे एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हेंस प्रेशर इज इक्वल टू मास वॉल्यूम, सॉरी, रो वॉल्यूम जी ओवर ए। अब यहाँ पे एक और नोट लगाओ, आप लिखो एज
वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ठीक है, आप इसको यहाँ पुट कर दो। प्रेशर इज इक्वल टू रो एरिया हाइट जी ओवर एरिया, एरिया ये से कैंसिल, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। समझ आया अब? चलो सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, हम पहले करते हैं चीज स्टेबिलिटी, फिर मैं आपको ये एक सवाल सिखाता हूँ, ये बड़ा मजे का है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, समझना। ये कल करें, आप लोगों की मर्जी है। ये मेरे फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते थे बाय द वे, इनका कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल होता था। पता है मेरे फेवरेट क्यों होते थे, किसी को बताना मत, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसी को आता नहीं था, ठीक है। जब किसी को आता नहीं था ना, तो इसमें लोगों के नंबर कटते थे, क्योंकि ये अजीब अजीब सवाल होते हैं, ये किसी ने टीचर ने नहीं पढ़ाया होता, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होता, कि सिर्फ आप एमसीक्यू में फंसते हो इसके अंदर। अगर तो आधे से लोग एमसीक्यू करते नहीं थे, किसी को आता नहीं होता था, इसमें हर किसी का नंबर कटता था। तो एक दफा इसका कॉन्सेप्ट सीख लो ना, इसमें आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। सबसे मजे के सवाल होते हैं ये। बताओ आज करना है या कल? ठीक है, कल फिर हम इससे शुरू करेंगे, और फिर हम कल ये सारे क्वेश्चन नीचे तक करेंगे, सही है? सारे के सारे करेंगे। अभी बस हमें आखिरी चीज कर लेते हैं, स्टेबिलिटी। एक फुटबॉल है, और एक पेंसिल है, और एक गाड़ी है, ठीक है, ये क्लोज टू द ग्राउंड है, ये F1 की कार है, बिल्कुल जमीन के साथ है, ठीक है। इनमें से सबसे स्टेबल कौन सी होगी? कार। F1 कार वैसे कार नहीं होती, लेकिन F1 की कार। मगर अगर नॉर्मल कार हो ना, तो बॉल सबसे स्टेबल होगी। क्यों? स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू चीजें, बेस एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के ज्यादा करीब है, ठीक है, अगर ये बॉल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, और ये पेंसिल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, अब ये जमीन के ज्यादा करीब है, दिस विल बी मोर स्टेबल। एंड सेकेंडली, बेस एरिया, इसका एरिया इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ज्यादा है। पेंसिल का तो एरिया इन कांटेक्ट विद द फ्लोर बहुत छोटा होता है, इसका एरिया ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना बेस एरिया ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है? द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट, या अ पॉइंट वेयर द बॉडी बैलेंसेस। बेसिकली, अगर एक ये है ना, ये वेट, ठीक है, यहाँ से नीचे वेट लगता है, यहाँ पे सारी बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड होता है। ह्यूमन का जो बेली बटन होता है, ठीक है, उसका सारा बॉडी वेट उधर कंसंट्रेटेड होता है, तो जो वेट जमीन पे लगता है ना, वो वहां से नीचे लगता है। या अगर ये कार है, ठीक है, ये कार का वेट कहाँ होगा? ये इसके चार पहिए हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इधर यहाँ पे कहीं होगा, तो ये सारा वेट नीचे लगा रहा होगा। तो जहां पे सारा वेट ऐड करता है ना बॉडी का, जो नीचे की तरफ लगा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सही हो गया? अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है? ये है। ये किस तरफ खींच रहा है? अर्थ ये सन की ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। सही होगा? और जितनी चीज की बेस एरिया ज्यादा होगा, और जितनी चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी, अब मुझे एक बात बताओ, ये एक डिश है, और ये एक है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? ये वाली स्टेबल होगी ना ज्यादा। क्यों? देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा करीब है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, और इसका बेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस भी ज्यादा है, इसका बेस एरिया कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे टॉपल ओवर आराम से हो जाएगी। आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे, यहाँ से टॉपल होना बड़ा मुश्किल है ना? इट मीन ये ज्यादा स्टेबल है। आखिरी चीज है कपल टॉर्क। कपल टॉर्क क्या होता है? कपल टॉर्क होता है कि कोई भी चीज अगर सर्कल में, एक चीज आपको इधर से खींच रही हो, और एक चीज आपको इधर से खींच रही हो, ये मिला के जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं कपल टॉर्क। आप अगर स्टीयरिंग को राइट साइड पे घुमाओ, ठीक है, स्टीयरिंग को आप चाहते हो कि आप राइट घुमाओ, ठीक है, स्टीयरिंग को राइट घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप एक हाथ से इस तरफ खींचते हो स्टीयरिंग को, एक हाथ से इस तरफ खींचते हो स्टीयरिंग को, या आप एक हाथ से इस तरफ खींचते हो स्टीयरिंग को, एक हाथ से इस तरफ खींचते हो स्टीयरिंग को। तो आप ऐसी तरफ मूव कर रहे हो कि एक ही चीज एक ही डायरेक्शन में मूव हो, या एक ही चीज इस डायरेक्शन में मूव हो, दोनों फोर्सेस मिला के जो मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, उसको हम कपल टॉर्क बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो अगर ये फोर्स ए लग रही है, और ये फोर्स बी लग रही है, तो इस पे जो कपल टॉर्क होगी ना, वो होगी, ये अगर रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, तो वो होगी, ये एक ही फोर्स है और ये भी एक ही फोर्स है, तो एक होगी F इंटू 2R। ठीक है, आप दो F नहीं लोगे कभी भी, फोर्स आप एक ही लोगे, बस आप इनके दरमियान डिस्टेंस टोटल लो। ठीक है, क्लियर हुई बात?
मगर कपल टॉर्क रिलेशन के लिए ना 3-4 कंडीशंस होती हैं। पहली बात तो ये कि इनकी इक्वल फोर्सेस होने चाहिए। अगर यहाँ पे F है तो इधर भी F होनी चाहिए। पैरेलल टू ईच अदर, कभी भी ये यहाँ पे नहीं लग सकती, ठीक है? हमेशा पैरेलल होगी, तो या इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, ठीक है? कभी भी इसके साथ नहीं हो सकती या इधर नहीं हो सकती। ठीक हो गया? इधर भी नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती। ठीक है? हमेशा हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। बात क्लियर हुई? तीसरी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर एक फोर्स मैं कहता हूँ इधर लग रही है, दूसरी भी इधर लग रही है, ये तो सेम डायरेक्शन में, तो कपल तो ना हुई ना, ये एक ही तरफ दोनों लगना शुरू हो गई। अगर मैं कहूँ कि एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये तो इक्विलिब्रियम नहीं हो गया? ये भी इस तरफ इतनी खींच रही है, ये भी इस तरफ इतनी खींच रही है। या आपको इसको इमेजिनेशन आनी चाहिए कि अगर आप स्टीयरिंग को राइट से भी उतना ही खींचो, स्टीयरिंग को लेफ्ट से भी उतना ही खींचो, बराबर खींचेगा, इस पे तो कपल प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर एक इस तरफ लग रही है तो एक इस तरफ लगनी चाहिए, किसी चीज को इस तरफ या इस तरफ रोटेट कराने में। बात क्लियर हुई? चौथा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट पिवट। इसका पिवट ये है, ठीक है? तो इस पे इधर लग रही है, दूसरी वाली मैं इधर भी लगा सकता हूँ और इसका पिवट ये भी हो सकता है। तो ये भी कपल फोर्सेस होंगी, जरूरी नहीं है कि इनका पिवट सेम हो, ठीक है? इसका पिवट डिफरेंट हो सकता है, इसका पिवट डिफरेंट हो सकता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट पिवट। बट आपके केस में एएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पता है क्या आता है? वो ये करेंगे, ये वाली इधर लगा देंगे और ये वाली इधर लगा देंगे, कहेंगे ये कपल है, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा। क्यों? एक तरफ वो कहेंगे कि ये आपके पास चॉइस है और ये चॉइस है, अब इनमें से ये ए है, ये बी है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, ए गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल ही नहीं है, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो कंडीशन नहीं फॉलो करी, ये एटलीस्ट सारी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है ना, तो आपका आंसर बी करेक्ट होगा। बात क्लियर है? चलो यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्वेश्चंस। बाकी चैप्टर अब हो गया खत्म। कोई चीज समझ ना आए मुझसे अभी पूछ लो। परफेक्ट। क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? बेशक छुट्टियों के बाद कर लो, कोई मसला नहीं है, छुट्टियों में चिल करो, अभी साइफाई पे भी जाना है। तो छुट्टियों के बाद करो, लेकिन क्वेश्चन जब भी करो सेंड देम ऑन द ग्रुप, और मैं इंशाल्लाह उनका उसी दिन या 10-15 मिनट के अंदर अंदर आंसर दे दूंगा। बाकी इंशाल्लाह कल कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको चैप्टर की समझ आएगी। चैप्टर सबसे लंबा है, मगर समझ आ जाए सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी है, ठीक है?